नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं क्या दोस्तों? हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं उदय। क्या है भैया जी ये? आपको पता है कि जो आपका पीडब्ल्यू परिवार है वो हमेशा से ही जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उनकी मदद के लिए तत्पर रहा है और जो हमारी क्लास 9th के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप सभी देखते हैं कि पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से इस उदय बैच को क्या किया गया है दोस्तों, स्टार्ट किया गया है या फिर हम कह सकते हैं कि लॉन्च किया गया है। और आज आप देख रहे हैं कि सोशल साइंस जो आपका ये सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत हमारी आज पहली क्लास होने वाली है। और सोशल साइंस के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हमारे पास अलग अलग आप देखते हैं कि भाग होते हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमें दिखता है इतिहास, हमें दिखता है भूगोल, हमें दिखता है राजनीतिक विज्ञान और उसी के साथ साथ हमें दिखता है अर्थशास्त्र। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आप सभी मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें, चाहे आप भारत के किसी भी बोर्ड के अंदर के स्टूडेंट हो, है ना, जहां पर आप देखते हैं कि एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, जहां पर एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक को फॉलो किया जाता है वहां पर इतिहास के अंतर्गत आप देखते हैं दोस्तों कि हमारा ये जो इतिहास है, हिस्ट्री नामक जो हमारा भाग है, वहां पर एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। बहुत महत्वपूर्ण ये हमारा चैप्टर है और आप देखते हैं कि इस चैप्टर से आपके पेपर में बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आज इस लेक्चर का, आज इस अध्याय का, आज इस चैप्टर का हम लोग लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं और आने वाली क्लासेस में हम लोग इसको और अच्छे तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है बिलाल। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूं ताकि किसी प्रकार की कोई दुविधा आपके सामने नहीं रहे और आपको अपने टीचर का नाम तो जरूर पता होना ही चाहिए, है ना। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि हमारी जो उदय बैच की क्लासेस होंगी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखते हैं कि ये यूट्यूब पर, है ना, आप देखते हैं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम का जो हमारा चैनल है उस पर, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो हमारी पीडब्ल्यू की ऐप है ना, जो हमारी एप्लीकेशन है, वहां पर ये क्लासेस होंगी। अच्छा, इस पूरे कोर्स के अंदर आप देखते हैं कि भारत के सबसे बेहतरीन अध्यापक आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंतर्गत पढ़ाएंगे और बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन है, डाउट है कि सर क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगी, टाइम टेबल बता दीजिए, स्केड्यूल क्या होगा, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति मुख्य तौर पर ये क्या है और ये कब हुई, फ्रांस के अंतर्गत ये क्रांति होती है, क्रांति का मतलब क्या होता है, पूरी कहानी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। आज की क्लास में आप और मैं किन चीजों का अध्ययन करने वाले हैं इसी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं लिखा है फ्रांसीसी क्रांति, है ना। हम लोग आप सभी के साथ यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो फ्रांसीसी क्रांति है ना, ये क्या होती है, या फिर हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि क्रांति का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर आपने और मैंने क्रांति शब्द के अर्थ को समझ लिया तो हमारे लिए इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझना बहुत आसान होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रांस की आर्थिक स्थिति। भैया ये जो क्रांति है ना, ये आपको कहां होते हुए दिख रही है, ये आपको होते हुए दिख रही है फ्रांस में, और फ्रांस एक देश का नाम है और ये देश हमें कहां दिखता है, ये देश हमें यूरोप के अंतर्गत दिखता है। इसके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कशन कि फ्रांस के अंदर जो वहां के लोग थे उनके आर्थिक हालात कैसे थे, क्या उन लोगों का जीवन बहुत अच्छा था, क्या उन लोगों का जीवन बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा था, इसको हम लोग समझेंगे। और उसी के साथ साथ यहां पर एक चीज लिखी है कि भैया जी जीने का संघर्ष, है ना, यानी कि फ्रांस में जो रहने वाले लोग थे ना उनके आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब थे, बहुत ज्यादा बेकार थे और लोगों को जो जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, खाने की जो चीजें होती हैं वो भी नहीं मिल रही थी। अब चलिए दोस्तों समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं, सबसे पहले आप सभी के साथ हम लोग इस चीज का अर्थ समझ लेते हैं जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं क्रांति। और इसको हम लोग एक और शब्द के तौर पर समझ सकते हैं, इसको हम लोग विद्रोह भी कहते हैं, है ना। और इसको एक और शब्द के तौर पर भी पहचाना जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, परिवर्तन। क्या कहा जाता है, परिवर्तन या फिर बदलाव। देखिए दुनिया के अंदर आप लोग देखते हैं कि देशों को चलाने के, देशों पर शासन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आज के समय में हम लोग देखें तो जो हमारा प्यारा भारत है या फिर दुनिया के जो अलग अलग देश है वहां पर हमें लोकतंत्र दिखता है, यानी कि जनता ही अपने में से कुछ लोगों को चुनती है और वो नेता बनते हैं और फिर देश को चलाते हैं, ये आपको पता है। लेकिन आज के समय से अगर हम लोग थोड़ा पीछे चले जाएं,
आज के समय से अगर हम लोग 200 साल पीछे जाएं, 300 साल पीछे जाएं, तो दुनिया के अंदर हमें क्या दिखता है दोस्तों? तो हम दुनिया के अंदर अधिकतर क्या देखते हैं? हम लोग राजतंत्र को देखते हैं। राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजतंत्र का मतलब होता है कि भैया जी एक राजा होगा, है ना, और उसी का परिवार क्या करता था? पूरे के पूरे देश पर राज किया करता था। तो पहले एक राजा है, फिर उसके बाद दूसरा राजा होता था, फिर तीसरा राजा होता था, और उसी पीढ़ी, उसी जनरेशन, उसी परिवार के लोग देश पर राज किया करते थे। हमारे प्यारे भारत में भी ऐसे ही था, और दुनिया के जो अलग अलग देश हुआ करते थे वहां पर भी ऐसे ही था। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की दोस्तों? एक देश की जिसका नाम है फ्रांस, है ना। और फ्रांस के अंदर भी आप लोग क्या देखते थे कि यहां पर भी एक राजा हुआ करता था, और ये जो राजा था आप देखते हैं कि ये बहुत ही बेकार राजा था, है ना। बहुत गलत तरीके से ये शासन किया करता था, बहुत गलत तरीके से ये कानूनों को बनाया करता था। जब जिसको चाहता पकड़ लेता, जब जिसको चाहता मार देता, गलत गलत तरीके से कानून बना रहा था, जनता की भलाई के काम नहीं कर रहा था। आप देखते हैं कि ऐश की जिंदगी गुजार रहा था। जनता परेशान थी, लेकिन राजा अपने महल में ही रहता था, उसे जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं था, और जनता परेशान थी। अब जनता परेशान है, धीरे धीरे वो सब्र कर रही है, जनता धीरे धीरे क्या कर रही है? चलिए राजा सुधर जाएगा, राजा में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन राजा सुधरने को तैयार नहीं है। और एक दिन ये जो जनता का गुस्सा था आप देखते हैं कि धीरे धीरे ज्वाला में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो जनता का गुस्सा था आप देखते हैं कि बहुत जबरदस्त तौर पर बढ़ जाता है। और फिर जनता क्या कर देती है दोस्तों? जनता क्रांति करती है या फिर विद्रोह करती है कि भैया हमको इस राजा को ही नहीं रहने देना है। ये राजा ही है जो पूरे देश के अंदर समस्या का कारण है, जिसकी वजह से जो जनता थी उनके आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। ये राजा ही है जिसकी वजह से जो फ्रांस के अंदर जनता थी उनको जीवन जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत की जो थोड़ी सी कहानी है उसको मैंने आपके सामने रखा है। अब ये राजा कौन है, जनता किस तरीके से विद्रोह करती है यानी कि क्रांति करती है, और हर एक बिंदु में हम लोग देखेंगे कि क्या इस राजा को इसके राजगद्दी से हटा दिया जाएगा, और अगर राजगद्दी से हटा दिया जाएगा तो फिर पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर कौन शासन करेगा, क्या कोई नया राजा आएगा, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको अपने समक्ष नहीं रहने देना है दोस्तों। क्रांति का मतलब आप लोग याद रखिएगा, क्रांति का मतलब होता है विद्रोह, कि जब जनता जो है वो सड़कों पर आ जाती है और ये जनता परिवर्तन चाहती है। जनता परिवर्तन चाहती है कि नहीं चाहती? जी हां, आपको पता है कि जो राजा है वो सही तरीके से शासन नहीं कर रहा है, और इसी राजा को हटाने के लिए जनता क्या करती है? सड़कों पर आती है। और मुख्य तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो सन 1789 में, है ना, सन 1789 में आप लोग देखते हैं कि जनता सड़कों पर आ जाती है और राजाओं से क्या कहती है कि भैया जी अब हम तुम्हें राजगद्दी पर बैठने नहीं देंगे, है ना। क्या राजा राजगद्दी से हटा दिया जाएगा? क्या जनता की जीत होगी या राजा की? क्या होगी पूरी कहानी? इसको हम लोग अपने आज के लेक्चर नंबर 1 में फ्रांस की इस क्रांति के चैप्टर में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये मुख्य तौर पर बिंदु रहेंगे आज की क्लास के, जिसको हम लोग समझने वाले हैं। अब बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करते, शुरुआत करते हैं। और उससे पहले एक चीज को मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो हमारे क्लास 9th के प्यारे बच्चे हैं उन सभी के लिए हमारा ये जो उदय बैच है आप सभी को पता है कि स्टार्ट हो गया। इसका वीकली शेड्यूल आप लोग देख लीजिए कि आपकी क्लासेस किस किस समय और किस किस सब्जेक्ट की होती हुई आपको दिखेंगी। तो सप्ताह में आप लोग देख रहे हैं कि 6 दिन आपकी क्लासेस होंगी दोस्तों, और इसके अंतर्गत आप लोग देख पा रहे हैं कि एक क्लास सुबह 11 बजे है और दूसरी क्लास आप देखते हैं कि दिन में 2 बजे आपको होती हुई दिखेगी। तो मंडे के दिन मैथ्स की क्लास है, उसके बाद आप देखते हैं कि उसी दिन एसएसटी की क्लास है, फिर ट्यूसडे के दिन हिंदी की क्लास है, फिर बायोलॉजी की क्लास है 2 बजे, वेडनेसडे के दिन आपकी केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की क्लास है और 2 बजे हिंदी की क्लास है। उसके बाद आप लोग देखते हैं बृहस्पतिवार इंग्लिश की क्लास है 11 बजे और 2 बजे है मैथ की क्लास। उसके बाद फ्राइडे बायोलॉजी 11 बजे होगी और 2 बजे आपको दिख रही है दोस्तों हिंदी। सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन आपको फिजिक्स होते हुए दिख रही है 11 बजे और 2 बजे आपको सोशल अध्ययन यानी कि सामाजिक अध्ययन आप देखते हैं कि पढ़ाया जाएगा। हमारा ये जो सोशल साइंस वाला आपको भाग दिख रहा है ये सप्ताह में 2 दिन, यानी ये मंडे के दिन, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि शनिवार के दिन हमारी क्लास होगी 2 बजे। ठीक है, और संडे के दिन भैया जी छुट्टी है, संडे के दिन आप अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय गुजारिए। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं और मुख्य तौर पर इस चैप्टर की जो थोड़ी सी रूपरेखा थी, थोड़ी सी जानकारी जो थी उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्रांति का मतलब क्या होता है, हम किसके देश के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस यूरोप के अंतर्गत पाया जाने वाला देश था, वहां पर एक राजा हुआ करता था और ये जो राजा था बहुत बेकार राजा था, बहुत जालिम राजा था, बहुत ही परेशान करने वाला राजा था और जनता इसी के खिलाफ विद्रोह करती है। कौन है ये राजा और किस किस तरीके से ये काम कर रहा था, कैसे जनता इसको हटाने की कोशिश करती है, और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी
समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा फ्रांस है वहां का समाज कैसा हुआ करता था, है ना। चलिए अब एक एक कर हमें बहुत अच्छे तरीके से जो भी मैं बातें आपको बताता चला जाऊंगा उनको बहुत गहराई के साथ सुनना है। आपका ध्यान क्लास के अंतर्गत होना चाहिए और पूरा फोकस आपको क्लास के अंतर्गत रखना है। हर एक चीज को बहुत ही सरलता के साथ हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले कि हम लोग फ्रांस की इस क्रांति के बारे में पढ़ें, क्यों ना हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि फ्रांस का जो समाज था वो उस समय कैसा बटा हुआ था। आप सभी को पता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई है? 1789 में जनता सड़कों पर आ गई थी। 1789 में जनता कह रही थी कि ये जो राजा है इसको यहां से हटा दो, इस देश के अंदर ये राजा नहीं रहेगा, ये गलत तरीके से शासन कर रहा है। जनता सड़कों पर आ गई थी, लेकिन जनता ये जो सड़कों पर आई इसके पीछे की भी तो कोई कहानी रही होगी। उसी कहानी को समझने के लिए हम फ्रांस के समाज को समझेंगे, है ना। देखिए समाज का मतलब क्या होता है? समाज का मतलब है कि उस समय लोग कितने ग्रुप में बटे हुए थे। जैसे आज के समय में हम लोग देखें, मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा समाज है उसमें आपको क्या दिख जाता है दोस्तों? दो ग्रुप मुख्य तौर पर दिख जाते हैं या फिर तीन ग्रुप आपको दिख जाते हैं। एक तो अमीरों का ग्रुप होता है, जो अमीर लोग होते हैं। उसके बाद आपको दिखता है मध्यम वर्गीय लोग, मिडिल क्लास लोग जो होते हैं। अमीर लोग जो बहुत ज्यादा पैसा रखते हैं, है ना। आज के समय में अगर हम लोग देखें अपने आज के समय में, तो एक तो ग्रुप दिखता है हमें अमीर लोगों का जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जिनके पास हर तरीके के संसाधन होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे घर होते हैं, बड़ी आलीशान जिंदगी वो गुजारते हैं। दूसरे नंबर पर होते हैं हमारे मिडिल क्लास लोग या फिर मध्य वर्गीय लोग। ये वो लोग हैं जो अमीर तो नहीं है, है ना, लेकिन आप देखते हैं कि इनके पास थोड़े बहुत संसाधन हैं। ये अच्छा तो नहीं लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा साधारण जीवन गुजार लेते हैं। और उसके बाद हम लोग अपने आज के समाज में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है दोस्तों? हमें हमारे निर्धन भाई, हमारे गरीब भाई दिखते हैं, जिनके पास खाने की कमी है, जिनके पास आप देखते हैं घर की कमी है, जिनके पास आप देखते हैं कि कपड़ों की कमी है, जिनके पास शिक्षा की कमी है। तो जैसे आज का समाज आप देख रहे हैं कि अमीर, मध्य वर्गीय और गरीब लोगों में बटा हुआ है, कुछ इसी तरीके से जो फ्रांस था उसका समाज भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो समाज का स्तर था इसी की वजह से आप लोग देखते हैं कि फ्रांस के अंदर क्या होता है दोस्तों? क्रांति होती है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्रांस का जो समाज था 1789 के आसपास या फिर उससे पहले किस तरीके से बटा हुआ था। तो अगर हम लोग 18वीं शताब्दी की बात करें, 18वीं शताब्दी का मतलब कि सन 1700 से सन 1799 तक का जो समय है उसको 18वीं शताब्दी कहा जा रहा है, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो फ्रांस का समाज था वो तीन समूहों में बटा हुआ था। क्या कहा जाता था? जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं कि तीन अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है, ऐसे ही जो फ्रांस का समाज था उस समय के अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं कि वो तीन भागों में बटा हुआ था। और इन तीन भागों को क्या कहा जाता था दोस्तों? एक वर्ड दिया गया है, एक शब्द दिया गया है। इन तीन भागों को कहा जाता था क्या दोस्तों? स्टेट। क्या था? हर एक भाग को स्टेट कहा जाता था, है ना। तो पहला था हमारा प्रथम स्टेट, दूसरा कहलाता था द्वितीय स्टेट और तीसरा कहलाता था तृतीय स्टेट। कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक चीज को बहुत हलवे तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझते जाना है। हमने ये देखा कि फ्रांस की क्रांति से काफी समय पहले ही जो फ्रांस का समाज था ना वो तीन अलग अलग भागों में बटा हुआ था और इन भागों को स्टेट कहा जाता था। और पहला था प्रथम स्टेट, उसके बाद द्वितीय स्टेट और तीसरा कहलाता था तृतीय स्टेट। अब प्रथम स्टेट में कौन लोग थे? चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रथम स्टेट के अंदर अगर हम लोग देखें तो जो मुख्य तौर पर पादरी लोग होते हैं, पादरी लोग दोस्तों आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये जो अंकल जी यहां पर आपको खड़े हुए दिख रहे हैं यही है हमारे पादरी जी, ठीक है जी। तो जो प्रथम स्टेट के अंदर लोग हुआ करते थे वो कौन थे दोस्तों? वो पादरी और चर्च के काम करने वाले, है ना। तो फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर हमने देखा जो फ्रांस का समाज था उसको हम लोग देख रहे हैं कि वो तीन भागों में बटा हुआ है। और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला हमारा भाग या फिर सबसे पहला स्टेट था उसके अंतर्गत जो लोग आते थे वो पादरी होते थे या फिर चर्च के काम करने वाले, जो धर्म के काम करने वाले लोग होते थे उनको पादरी कहा जाता है। ईसाई धर्म के लोग फ्रांस में रहा करते थे और पादरी वो व्यक्ति होता है जो मुख्य तौर पर क्या करता है? जो धर्म का काम करता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर आप देखते हैं कि पंडित जी होते हैं, हमारे मुस्लिम धर्म के अंदर आप देखते हैं कि मौलाना साहब होते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप लोग देखते हैं कि जो ईसाई धर्म है, जो क्रिश्चियन रिलीजन है, उसके अंदर जो धर्म का काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। और फ्रांस के अंतर्गत क्या होता था दोस्तों? ये जो धर्म के काम करने वाले पादरी लोग थे इनको प्रथम स्टेट में रखा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? कि ये प्रथम स्टेट के हैं, ठीक है जी। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि प्रथम स्टेट से आपको लेके चलते हैं आगे। अब ये देखेंगे कि भाई द्वितीय स्टेट के अंदर कौन आते थे? प्रथम स्टेट के अंदर ये जो धर्म का काम करने वाले लोग हैं, जो पादरी लोग हैं वो आपको दिख रहे हैं, है ना। यहां पर आराम से ये खड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं।
भैया जी जो द्वितीय स्टेट थी, जो हमारी क्या थी दोस्तों, जो द्वितीय स्टेट थी, फ्रांस के समाज का ये हमारा क्या था दोस्तों, फ्रांस के समाज का ये हमारा दूसरा भाग हुआ करता था और इसको हम लोग द्वितीय स्टेट के तौर पर पुकार रहे हैं, है ना। और द्वितीय स्टेट के अंदर कौन थे दोस्तों, द्वितीय स्टेट के अंदर आप लोग देख रहे हैं यहां पर कुलीन वर्ग के लोग थे। अब आप कहेंगे कि सर ये कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है, देखिए कुलीन वर्ग का मतलब होता है अमीर लोग, है ना। तो फ्रांस में जितने भी अमीर लोग थे, फ्रांस में जितने भी आप लोग देखते हैं कि रिच लोग थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको द्वितीय स्टेट के अंदर रखा जाता था। तो प्रथम स्टेट के अंदर आपने देखा कि भैया जी चर्च और धर्म पादरी लोग हो गए, और द्वितीय स्टेट ये जो यहां पर आपको दिख रहा है दोस्तों, द्वितीय स्टेट के अंदर कौन होता था, जो द्वितीय स्टेट के अंदर आपको होते थे अमीर लोग, है ना। अमीर लोग जिनके बड़े बड़े घर होते थे उनको द्वितीय स्टेट के अंदर रखा जाता था, है ना। और द्वितीय स्टेट की कुछ विशेषताएं भी, क्या क्या विशेषताएं हैं, चलिए उनको एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें कि ये जो आपका द्वितीय स्टेट के अंदर अगर किसी को सदस्यता दी जाती है तो वो जन्म के आधार पर ही मिलती थी, है ना। कि ये कहा जाए कि ये जो व्यक्ति है ये द्वितीय स्टेट का है, तो ये किस आधार पर द्वितीय स्टेट का होगा, इसके लिए आपको अमीर घर में पैदा होना पड़ेगा। तो अगर आप अमीर घर में पैदा हुए हैं, फ्रांस के अंतर्गत रह रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि आप द्वितीय स्टेट के अंतर्गत रहने वाले हैं। और पता है क्या होता था, और आप सभी को पता हो दोस्तों मुख्य तौर पर कि जो द्वितीय स्टेट के अंदर ये जो अमीर लोग थे, मुख्य तौर पर अगर आपको इसका भाग होना होता था तो इसका मतलब है कि आप किसी अमीर घर में पैदा हुए हैं। और उसी के साथ साथ आपको क्या दिया जाता था, आप देखते थे कि मुख्य तौर पर इन लोगों से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स का मतलब होता है दोस्तों देश को चलाने के लिए कोई पैसा इनसे नहीं लिया जाता था। जैसे अगर आप लोग हमारे प्यारे भारत देश को देखें, हमारा प्यारा भारत देश चलता कैसे है, हमारे देश की जो सरकार है वो क्या करती है, देश के हर एक नागरिक से चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैक्स लेती है। अगर आप खाने का सामान लेने जाते हैं, अगर आप अनाज लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, हर एक चीज पर सरकार कुछ कुछ पैसा आपसे लेती है, और कुछ कुछ पैसा सबसे जोड़ते हुए आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है और उससे देश को चलाया जाता है। सड़कें बनाई जाती हैं, मेट्रो बनाई जाती है, ट्रेन बनाई जाती है, अच्छे तरीके से आप देखते हैं कि सरकारी अस्पताल बनाए जाते हैं, तो इससे देश को चलाया जाता है। लेकिन जब हम लोग अगर फ्रांस को देख रहे हैं दोस्तों, तो फ्रांस के अंतर्गत क्या है कि ये जो अमीर लोग थे, जो द्वितीय स्टेट के अंतर्गत आते थे, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो लोग थे ना, इनसे किसी प्रकार का आप देखते थे कि कोई टैक्स इनसे राजा नहीं लिया करता। तो राजा के क्या थे दोस्तों, आप देखते हैं कि द्वितीय स्टेट के जो लोग थे उनके राज परिवार से बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते। तो जो राजा था ना, उस राजा से बहुत अच्छे रिश्ते अमीर लोगों के हुआ करते थे, और अमीर लोग राजा लोग दोनों दोस्त हुआ करते थे। और ये जो राजा था वो अमीर लोगों से कोई टैक्स नहीं लेता था। तो देश को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता था, जिससे देश को सही तरीके से चलाया जा सके, जनता के भलाई के काम किए जा सके, वो अमीर लोग कोई पैसा नहीं देते थे। और उसी के साथ साथ ये जो प्रथम वर्ग के लोग हैं, है ना, याद रखिएगा ये जो हमने आपको पीछे बताया था कि ये जो हमारे चर्च के हमारे पादरी लोग थे ना, ये चर्च के पादरी लोग भी क्या करते थे, चर्च के पादरी लोग भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे, है ना। ये राजा को भी कोई टैक्स नहीं देते थे, बल्कि ये जो चर्च के लोग थे ये पैसा लेते थे जनता से। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि जो हमारा प्यारा फ्रांस है उसका जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ है। इसको हम लोग स्टेट एक शब्द के तौर पर पुकार रहे हैं। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट होती है। प्रथम स्टेट के अंदर जो लोग होते हैं वो धर्म का काम करते हैं, उनको पादरी कहा जाता है। और ये जो धर्म का काम करने वाले लोग थे, इनसे भी कोई टैक्स नहीं लिया जाता था देश को चलाने के लिए। वही जो हमारा दूसरा स्टेट था दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं हमारा दूसरा स्टेट द्वितीय स्टेट, और इसके अंतर्गत अमीर लोग या फिर कुलीन वर्ग के लोग थे। और अगर आपको इस वर्ग का भाग होना होता है तो उसका मतलब है कि आपको अमीर घर में पैदा होना होगा। अगर आप अमीर घर में पैदा हो जाएंगे, इसका मतलब आप डायरेक्ट ही क्या है, द्वितीय वर्ग के अंदर शामिल हो जाएंगे। और इस वर्ग के जो लोग थे, ये जो अमीर लोग थे, इनका राज परिवार के लोगों के साथ, राजा के परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, और इसी वजह से राजा इनसे देश को चलाने का पैसा नहीं लेता था, है ना। तो ये चीज आपको दिख रही है दोस्तों, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या था कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वो क्या कर ले, वो अपना मुख्य तौर पर क्या कर सकता था, संसाधन को जोड़ ले। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन अगर वो संसाधन बहुत अच्छे जोड़ ले, अमीर बन जाए और अत्यधिक अमीर बन जाता था फ्रांस के अंदर, तो भी उसको क्या कर लिया जाता था, द्वितीय स्टेट के अंदर शामिल कर लिया जाता था। तो कुछ मौकों पर आप देखते थे कि जो गरीब लोग थे उनको द्वितीय स्टेट के अंदर शामिल करने का मौका मिलता था अगर वो बहुत अमीर बन जाते थे, ठीक है। और ना तो चर्च के लोग और उसी के साथ साथ ये जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दे रहे थे। अच्छा,
अब यहां पर हम लोग देखते हैं फ्रांस के समाज का तीसरा ग्रुप या फिर तीसरा भाग, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं तृतीय स्टेट। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसको हम लोग कह रहे हैं हमारा तृतीय स्टेट। और तृतीय स्टेट के अंदर आप लोग देखते हैं कि इसके अंदर ना अलग अलग लोग आपको दिख रहे हैं। ये जो हमारा तृतीय स्टेट है, इसके अंदर आपको अलग अलग लोग दिख रहे हैं। कौन कौन लोग हैं भैया जी, इसके अंदर बड़े व्यापारी, जो बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे वो, उसी के साथ जो छोटे व्यापारी होते थे वो भी तृतीय स्टेट के अंतर्गत आते थे। तो जो कोर्ट के अधिकारी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, है ना, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अध्ययन करते थे, तो बड़े व्यापारी हुए। उसी के साथ आपको अदालत के अंदर काम करने वाले वकील हुए, काम करने वाले जो जज हुए। तो जो पढ़ा लिखा समाज था फ्रांस का वो, और उसी के साथ जो बिजनेस करता था, उसी के साथ आप देखते हैं जो छोटा मोटा धंधा करता था, वो लोग आपको तृतीय स्टेट के अंतर्गत दिखते थे। उसी के साथ साथ जो किसान लोग थे, फ्रांस का जो किसान थे, फ्रांस के अंदर जो कारीगर थे, जो मजदूर लोग होते थे, जो किसान हुए फ्रांस के किसान, उसी के साथ फ्रांस के मजदूर हुए। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि फ्रांस के अंदर जो बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो सभी आपको तृतीय स्टेट के अंतर्गत दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ जो मजदूर थे, जो नौकर थे, जो घरों में नौकरी का काम करते थे, जो छोटे किसान थे, और जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, है ना, और मुख्य तौर पर वो सभी तृतीय स्टेट के अंदर आते थे। और तृतीय स्टेट के अंदर आप लोग एक और चीज देखते थे, इसके अंतर्गत महिलाएं भी शामिल थी। तो जो महिलाएं थी उनको भी क्या रखा जाता था, उनको भी मुख्य तौर पर तृतीय स्टेट के अंतर्गत ही माना जाता था। तो पूरे देश की महिलाएं हुई, उसी के साथ आप देख रहे हैं कि बिजनेसमैन हुए, उसी के साथ आप देख रहे हैं कि किसान हुए, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े हों, मजदूर हुए, नौकर हुए, महिलाएं हुई, इन सभी को तृतीय स्टेट के अंदर माना जाता था। तो फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर जो फ्रांस का पूरा समाज था वो 3 वर्गों के अंतर्गत आपने बटा हुआ देखा। और इसके अंतर्गत आपने देख लिया कि इन तीनों ही वर्गों में जो प्रथम वर्ग, प्रथम स्टेट था और द्वितीय स्टेट था, भैया जी उनका जीवन कितना बढ़िया था। उनको तो कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, और उनके संबंध राजा से अच्छे थे, चर्च वालों के भी और जो अमीर लोग थे। लेकिन जो तृतीय स्टेट के लोग हैं ना, इनका जीवन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि थोड़ा दुखदाई हुआ करता था। ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ आप देखते हैं दोस्तों एक और शब्द यहां पर लिखा जा रहा है, एक और शब्द है गुलाम। गुलाम का मतलब क्या होता है कि आज से लगभग अगर हम लोग 300 साल पीछे चले जाते हैं दुनिया के अंतर्गत, तो उस समय मनुष्य ही मनुष्य को खरीदा करता था। जैसे आप चले जाते हैं बाजारों के अंदर, आप देखते हैं कि जानवरों की मंडी लगती है, जहां पर आप जाते हैं तो आप भैंस को ले सकते हैं, गाय को ले सकते हैं, अलग अलग जानवरों को आप खरीद सकते हैं, है ना। ऐसे ही आप लोग देखते हैं कि आज से लगभग 300 साल पहले मनुष्य ही मनुष्य को खरीदा और बेचा करता था, और एक मनुष्य को गुलाम बना लिया जाता था। मुख्य तौर पर जो हमारे अफ्रीका से आने वाले भाई थे, आप देखते हैं कि उनको क्या किया जाता था कि जो अफ्रीका के हमारे अश्वेत लोग थे, डार्क लोग थे, ब्लैक लोग थे, उनको यूरोप के इन लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, कैद कर लिया, और अपने यहां पर फिर उनको बेचते थे। तो जो गुलाम लोग थे फ्रांस के अंतर्गत, वो भी आपको कहां दिखते थे, वो भी तृतीय स्टेट में दिखते। तो तृतीय स्टेट एक बहुत बड़ा ग्रुप था, जिसके अंदर आपको बिजनेसमैन, किसान, कारीगर, महिलाएं और उसी के साथ गुलाम लोग दिखा करते थे। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, देखो दोस्तों, ये जो पिक्चर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो पूरा का पूरा पिक्चर है ना, ये आपको कहीं ना कहीं इस पूरे अध्याय का निचोड़ दे देता है। अगर आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखा तो अब तक आपने ये समझा कि मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो व्यक्ति है दोस्तों, ये कौन है, ये है चर्च का पादरी। ठीक है जी। उसी के साथ आपने देखा कि यहां पर ये व्यक्ति कौन है दोस्तों, ये आपने देखा कि भैया जी कुलीन वर्ग का व्यक्ति है या फिर ये अमीर व्यक्ति है। तो ये हमारा प्रथम स्टेट से संबंधित हुआ। उसी के साथ आप देख रहे हैं कि ये जो कुलीन वर्ग का व्यक्ति है, ये हमारे द्वितीय स्टेट से संबंधित हुआ। और अगर आप लोग देखें, ये दोनों कहां खड़े हैं, ये दोनों खड़े हैं तृतीय स्टेट के लोगों पर। भैया जी ऐसा सच में हुआ करता था कि जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग थे, इन लोगों ने फ्रांस के जो तृतीय स्टेट के लोग थे, जिसमें छोटे किसान थे, मजदूर थे, महिलाएं थी, नौकर थे, गुलाम थे और वकील अधिकारी लोग थे, उन सभी को आप देखते थे कि ये चर्च के लोग और उसी के साथ जो अमीर लोग थे बहुत परेशान किया करते। देखिए कैसे खड़े ऐसे दबा रहे हैं। तो आप देखते हैं कुछ ऐसा ही फ्रांस के अंदर वास्तविकता में हुआ करता था। जो तृतीय स्टेट के लोग थे, उनका जो जीवन था ना दोस्तों, क्या था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। ठीक है। और देश को चलाने के लिए जो पैसा था, देश को चलाने के लिए जो पैसा हुआ करता था ना, जो राजा था क्या करता था, क्योंकि ना तो वो चर्च के लोगों से पैसा लेता है, ना ही वो अमीर लोगों से पैसा ले रहा था, ना तो प्रथम स्टेट के लोगों से पैसा लेता था राजा, और ना ही द्वितीय स्टेट के लोगों से। लेकिन देश को तो चलाना था। अब देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो जो पूरा का पूरा पैसा था देश को चलाने के लिए, वो इस गरीब जनता से, जो तृतीय स्टेट की जनता थी, इससे लिया जाता था और इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रांस के अंदर जो वहां का समाज था, वो तो हमने समझ लिया।
अब मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि भैया जी जो राजा था वो बहुत खतरनाक है, वो राजा बहुत गलत तरीके से काम कर रहा है, वो राजा परेशान कर रहा है। मैं अगर आपसे ये पूछूं दोस्तों कि कौन सा जो वर्ग है फ्रांस का, जो कौन सा हमारा समाज का ग्रुप है जो आपको दिखता है कि राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकता है? क्या प्रथम स्टेट के लोग विद्रोह करेंगे, क्या दूसरे स्टेट के लोग विद्रोह करेंगे, या फिर तृतीय स्टेट के लोग विद्रोह करेंगे? इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। प्लीज कमेंट करके बताइए जल्दी से दोस्तों कि आपके हिसाब से कौन से स्टेट के जो लोग होंगे वो विद्रोह करेंगे, वो क्रांति करेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब तक आपने कहानी जो है, ये जो हमारा चैप्टर है, इसकी शुरुआत के अध्याय को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, तो मुख्य तौर पर हमें पता है कि भैया जी जो तृतीय स्टेट के लोग थे ये सबसे ज्यादा परेशान थे, इन्हीं से ही देश को चलाने का पैसा लिया जाता था, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो तृतीय स्टेट के लोग थे ना, इनको दबाया गया, बहुत परेशान किया गया, कोई अधिकार नहीं दिया गया, और यही क्या करते हैं दोस्तों, राजा के खिलाफ आते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप इतना राजा राजा के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना एक बार हमसे राजा के बारे में परिचय करा दीजिए, और उसी के साथ साथ ये जो राजा था वो किस किस तरीके के टैक्स लिया करता था, उन टैक्सों के नाम भी आप देखते हैं कि आपके पेपर के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो एक एक कर उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि जो प्रथम स्टेट के लोग हैं मजे से जीवन गुजार रहे थे, द्वितीय स्टेट के लोग मजे से जीवन गुजार रहे थे, लेकिन जो हमारे आपको दिखता है तृतीय स्टेट के लोग थे, महिलाएं थी, छोटे किसान थे, बड़े किसान थे, बिजनेसमैन थे, वकील थे, उनका जीवन बहुत ज्यादा दयनीय था, बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि शोचनीय था, बहुत गलत तरीके से उनका जीवन गुजर रहा था। और ये लोग सभी, राजा हुआ, चर्च के लोग हुए, अमीर लोग हुए, इन तृतीय स्टेट के लोगों को परेशान कर रहे थे। यहां पर अगर हम लोग देखें कि जो टैक्स था ना दोस्तों, राजा तो ले ही रहा था टैक्स, उसी के साथ साथ ये जो चर्च था ये भी तृतीय स्टेट के लोगों से पैसा लिया करता था। जी हां, ये जो पादरी लोग थे जो धर्म का काम किया करते थे, ये क्या करते थे, ये तृतीय स्टेट के लोगों से पैसा लिया करते थे, है ना। और इनको दो नाम से पुकारा जाता है। यहां पर एक शब्द है दोस्तों टाइद, और उसी का नाम है टाइल, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां से आप देखते हैं कि आपके पेपर के अंतर्गत बनता है। देखिए क्या किया जाता था, होता यह था कि फ्रांस के अंदर दो प्रकार के मुख्य तौर पर टैक्स लिए जाते थे। फ्रांस के अंदर आप देखते हैं कि दो प्रकार के टैक्स मुख्य तौर पर लिए जा रहे थे, और टैक्स को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में टैक्स को हम लोग कर कहते हैं, है ना। तो क्या था दोस्तों, एक टैक्स है जिसका नाम है टाइड, और ये जो टाइड टैक्स था ये एक धार्मिक टैक्स था, और इस टैक्स को कौन लेता था, इस टैक्स को मुख्य तौर पर चर्च के लोग लिया करते थे। ठीक है, और किन से लिया जा रहा है, क्या चर्च के लोग देंगे? नहीं भाई, चर्च के लोग तो नहीं देंगे, पादरी खुद थोड़ी दे रहा है टैक्स, पादरी तो टैक्स ले रहा है। क्या अमीर लोगों से ले रहा है? नहीं। क्या द्वितीय स्टेट से ले रहा है? नहीं भाई, तृतीय स्टेट से लिया करता था। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि एक टैक्स था जिसका नाम है टाइड, और ये जो टाइड था ये एक धार्मिक टैक्स था, और ये चर्च के द्वारा वसूला जाता था। जो पादरी थे वो जनता तक पहुंच जाते थे, जनता के जो गरीब जनता थी उनके पहुंच जाते थे, और कहते थे कि भैया जी पैसा दो, हमको टैक्स दो। कौन सा टैक्स वो ले रहे थे, वो धर्म के नाम पर टैक्स ले रहे थे, जिसे टाइड उस समय कहा जाता था। उसके बाद एक और टैक्स था जिसे क्या कहा जाता था दोस्तों, जिसे टाइल कहा जाता था। और ये जो टाइल टैक्स था ये प्रत्यक्ष और परोक्ष कर लिया जाता, यानी कि जो राजा था, राजा जो टैक्स लिया करता था दोस्तों, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग टाइल कह रहे हैं। जैसे घर में लगती है ना टाइल, आप लोगों ने सुनी होगी, तो इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। टाइल जो था वो राजा के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स था, वहीं जो टाइड था वो जो टैक्स था वो चर्च के द्वारा लिया जाता था। और किससे लिया जा रहा है, ये सारा का सारा जो टैक्स है आप देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो तृतीय स्टेट के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, किसान हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, वकील हैं, उनसे लिया जाता था। और ये जो पादरी वर्ग के लोग और कुलीन वर्ग के लोग हैं, भैया जी इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा था। और यही समस्या की सबसे बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से जो जनता थी फ्रांस के अंदर बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि पूरे देश को चलाने का जो भार था वो किसके ऊपर था, वो हमारी तृतीय स्टेट के ऊपर आपको दिख रहा था। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों की दो प्रकार के टैक्स हमने देखे कि फ्रांस में लिए जा रहे थे। जो धार्मिक टैक्स था उसका नाम था टाइड, जो वसूल करता था चर्च, और जो राजा के द्वारा लिया जाता था उसको टाइल कहा जाता था। और पादरी और कुलीन वर्ग के लोग कोई टैक्स नहीं देते थे, और इनको कुछ सामंती अधिकार भी दिए गए थे, है ना। देखो कितनी खतरनाक बात है कि एक तो अमीर लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता, उसके बाद अमीर लोगों को स्पेशल अधिकार दिए गए थे। सामंती अधिकार का मतलब कि इनको जमींदार बना दिया गया था, इनको बड़ी बड़ी जमीनों का मालिक बना रखा था कि जो करना है करो, जैसे तुम्हें जीवन गुजारना है गुजारो, इन गरीब लोगों को अगर तुम्हें अपने तरीके से काम कराना है तो कराओ। राजा इसमें कोई अमला दखला नहीं रखता था, राजा इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो अमीर लोग जो थे, ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे और ये जो पादरी लोग थे, इनको राजा की तरफ से स्पेशल अधिकार दे दिए गए थे, और ये जनता को इन स्पेशल अधिकारों के जरिए परेशान
परेशान कर रहे थे, तृतीय स्टेट के लोगों को परेशान कर रहे थे। और जो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो तृतीय स्टेट के लोग थे, इन्हीं से पूरे तौर पर टैक्स को वसूला जाता था और हर प्रकार का टैक्स आप देखते हैं कि उनसे लिया जाता था। सामंती टैक्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों? सामंती टैक्स का मतलब हुआ, यहां पर सामंत का मतलब क्या होता है? सामंत का मतलब होता है जमींदार, है ना, जमींदार। तो जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं कि अमीर लोग थे, इन्हें जमीनों का मालिक बना दिया गया, तो ये जमींदार बन गए। और ये जो गरीब जनता थी उससे क्या करते थे? अपनी जमीनों पर खेती करवाते थे और उनसे खेती कराने के पैसे लिया करते थे कि तुम हमारे यहां खेती कर रहे हो, हमें पैसा दो, हमें टैक्स दो, हम तुम्हें थोड़ा बहुत अनाज दे देंगे, उसके बदले तुम्हें हमें और पैसे देने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से टैक्स लिया करते थे, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक शब्द यहां पर रखा जा रहा है दोस्तों, जिसे कहा जा रहा है लिवे। पेपर में पूछा जाता है कि लिवे क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस के अंदर टाइड ये जो टैक्स है ये लिया जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो करेंसी होगी। जैसे आज के समय में अगर आपको टैक्स देना होता है तो आप लोग क्या करते हैं? भारत के अंदर हम लोग हमारा जो भारतीय करेंसी है, हमारा जो भारतीय रुपया है, उसमें सरकार को पैसा देते हैं। लेकिन अगर हम लोग फ्रांस के अंतर्गत देखें तो उस समय के अंतर्गत वहां पर क्या चलता था दोस्तों? आप लोग देखते थे कि उस समय तक फ्रांस के अंतर्गत क्या था? एक मुद्रा चला करती थी जिसे क्या कहा जाता था? जिसे लिवरे के नाम से पुकारा जाता था। तो जैसे भारत की मुद्रा आप लोग देखते हैं कि रुपया है, ऐसे ही आप लोग देखते हैं जो फ्रांस के अंदर उस समय क्रांति से पहले मुख्य तौर पर देखा जाए जो टैक्स लिया जा रहा था वो इस मुद्रा के अंदर लिया जाता था। कुछ इस प्रकार के आप देख रहे हैं कि सिक्के हुआ करते थे। और इस मुद्रा को कब खत्म कर दिया गया था? इस मुद्रा को सन 1794 में खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो जो टाइड नामक टैक्स था, ये कौन सी मुद्रा में लिया जा रहा था दोस्त? के लिवे जो है ये फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत आप लोग देखते थे कि वहां की जो राजा था वो तृतीय स्टेट के लोगों से टैक्स ले रहा था। और सन 1794 में हम देखते हैं कि इसको खत्म किया गया, ठीक है। अब यहां तक की कहानी में आपकी उत्सुकता कहीं ना कहीं बढ़ गई होगी कि सर आप एक व्यक्ति का नाम हमें नहीं बता रहे हो। आपने ये तो बता दिया कि फ्रांस का समाज 3 ग्रुप में बटा हुआ है, आपने ये तो बता दिया कि देश को चलाने के लिए जो टैक्स था वो सिर्फ तृतीय स्टेट से लिया जा रहा है, आपने टैक्स के नामों को बता दिया। उसी के साथ हमने ये भी देख लिया कि जो मुद्रा थी देश में चलाने के लिए, उस मुद्रा का क्या नाम था। लेकिन सर राजा कौन था? राजा के बारे में तो हमें पता नहीं है। क्या आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि वो कौन राजा था जिसकी वजह से जनता बहुत ज्यादा परेशान थी, जो ये गलत काम कर रहा था, जो जनता को परेशान कर रहा था, जो जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, जो अमीरों के साथ और चर्च के लोगों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं अपने ही देश को कमजोर कर रहा था और तृतीय स्टेट के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा उससे परेशान थे। उस राजा का नाम आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। जल्दी बताइए दोस्तों उस राजा का क्या नाम है। और भैया जी चलिए आप लोग कमेंट में नाम बता ही रहे हैं और हम भी आपको क्या करते हैं उस राजा से भेंट करा ही देते हैं। तो भैया जी आपके सामने वो राजा आ ही गया है। देखिए दोस्तों कितना खुशनसीब राजा है, कितना हैंडसम राजा आपको दिख रहा है ना। तो इस राजा का नाम क्या है दोस्तों? इस राजा का नाम है लुई 16, ठीक है जी। क्या नाम है? इंग्लिश में कहा जाता है लुई 16 और हिंदी में कहा जाता है लुई 16। देखो भैया यूरोप के अंदर क्या होता है? यूरोप के अंदर मुख्य तौर पर एक बहुत ही अजीब प्रथा चलती है। क्या होता है कि एक व्यक्ति का जो नाम है वो उसकी आने वाली जनरेशन बहुत सालों तक बहुत बार यूज करती रहती है। तो कोई होंगे लुई प्रथम, तो लुई प्रथम करके एक राजा था, उसके बाद लुई द्वितीय, लुई तृतीय, लुई चौथोर्थ, लुई पंचम, है ना। ऐसे करते करते आप देखते हैं कि बहुत सारे लुई आए और जो मुख्य तौर पर फ्रांस में क्रांति के समय राजा हुआ करता था उसका नाम था लुई 16। ये देखिए कैसा खड़ा हुआ, ऐसा देख रहा है हमारे ही टाइम पर क्रांति हुई थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये है लुई 16 और ये जो है मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि कब राजा बना, आपके दिमाग में आ सकता है सवाल। तो सन 1774 में आप देखते हैं कि ये फ्रांस की राजगद्दी पर क्या किया जाता है? बैठता है, राजा बनाया जाता है। अच्छा, ये जो लुई 16 है ये एक परिवार से आता है या फिर इसका एक वंश है ना। और उस वंश को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको बोरबोन वंश के नाम से पुकारा जाता है। तो जो फ्रांस के अंदर आप देख रहे हैं कि मुख्य तौर पर शासन करने वाला ये जो परिवार था, ये जो लुई 16 का पूरा परिवार था, इनको क्या कहा जाता था? ये बोरबोन वंश से आया करते थे। और सन 1774 में हम देखते हैं कि भैया जी लुई 16 राजा बन जाता है। जैसे मैंने इसके बारे में आपको बताया कि ये बहुत बेकार राजा था, एक निरंकुश राजा था। एक शब्द आपके सामने पेपर में लिखा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको ना निरंकुश राजा कहा जाता है। निरंकुश का मतलब क्या होता है? निरंकुश का मतलब होता है कि जिस पर अंकुश ना लगाया जा सके। अंकुश का मतलब क्या होता है? अंकुश का मतलब है कि भैया रोक लगाई जा सके, है ना। जैसे आपकी मम्मी कह सकती हैं कि घर आ जाना 9 बजे से पहले पहले, अगर नहीं आया ना तो अच्छे तरीके से पिटाई करवाऊंगी पापा से। तो आपके ऊपर लिमिट है, हाँ हमें 9 बजे तक घर पर आ जाना है वरना पापा ना हमारी पिटाई कर देंगे, है ना। और आप उस लिमिट के हिसाब से 9 बजे तक घर पहुंच जाते हैं।
क्योंकि आपके पापा हैं, घर में रूल्स बने हुए हैं, तो आपके ऊपर अंकुश लगा हुआ, एक प्रकार की रोक लगी हुई है कि भैया 9 बजे के बाद घर नहीं जाना। वहीं निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई रोक ना लगी हो, यानी कि ये राजा था और इस पर कोई कानून इसको नहीं रोक सकता था। ये जिसको चाहता पकड़ लेता, ये जिसको चाहा मार देता, ये जैसा कानून बनाना चाहता वैसा बनाता, ये जिनसे टैक्स लेना चाहता उनसे टैक्स लेता, ये जिनको टैक्स से छूट देना चाहता उनको छूट दे देता। क्या कोई सवाल करने वाला था इससे? कोई भी नहीं था, और इसी वजह से इसको निरंकुश राजा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि सन 1774 में यह राजा बनता है और हमारी जो क्रांति है वो सन 1789 के अंतर्गत आपको दिखती है कि होती है। अरे भैया जी, ये जो था ना बहुत ही अजीब जीवन गुजारता था, इसे जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। भैया जी राजा जी क्या कर रहे थे? राजा जी अपने महल के अंदर, आलीशान महल के अंदर क्या किया करते थे? अपना जीवन गुजार रहे थे। और जो इसके पूर्वजों ने, पुरखों ने क्या किया था, जो खजाना था उसको जमा किया था, आप देखते थे कि उस खजाने को इसने क्या कर दिया दोस्तों? खाली कर दिया। तो गलत गलत कानून बनाए, अपनी मूर्तियां बनवा रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, अय्याशी कर रहा है आप देखते हैं, और आलीशान तरीके से आप देखते हैं कि अपने महल को सजा रहा है। जनता उस समय परेशान है, जनता उस समय परेशानी के हालात में, लेकिन उस पर यह ध्यान नहीं दे रहा और जनता को परेशान कर रहा है। और जो राजा का पूरा आप देखते हैं कि खजाना था वो धीरे धीरे खाली होने लगा था। अच्छा, उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर एक और घटना घटती है जिसकी वजह से ये जो लुई 16 था ना, ये एक क्या माना जाता है? ये एक अयोग्य राजा माना जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि ये जो फ्रांस था, फ्रांस का ही राजा है हमारा ये लुई 16, ये ब्रिटेन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हो जाता है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। भैया जी अमेरिका है, और अमेरिका क्या है दोस्तों? और ब्रिटेन कौन होता है भैया जी? ब्रिटेन है अंग्रेज। ये वही अंग्रेज जिन्होंने हम पर राज किया है। तो अंग्रेजों ने जैसे हम पे राज किया है, वैसे ही हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने अमेरिका को भी अपना गुलाम बनाया हुआ था। अब होता क्या है दोस्तों कि मुख्य तौर पर ये जो फ्रांस था या फिर ये जो लुई 16 था, ये क्या करता है? ये अमेरिका का साथ देने की कोशिश करता है। ये चाहता है कि अमेरिका अलग देश बन जाए, अमेरिका आजाद देश बन जाए, और इसके लिए ये क्या करता है? ये ना ब्रिटेन को हराने की कोशिश करता है और अमेरिका के लोगों तक क्या करता है? फाइनेंशियल मदद, उनको आर्थिक सहायता देता है, उनको पैसा देता है, उनको अधिकार देता है ना। तो मुख्य तौर पर ब्रिटेन और फ्रांस दुश्मन हुआ करते थे। तो अपनी दुश्मनी का फायदा उठाने के लिए क्या करता है? ये जो लुई 16 था, ये अमेरिका के अंतर्गत देखता है कि भैया जी ब्रिटेन के लोगों ने, अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है अमेरिका के ऊपर, अब मेरे पास मौका है तो मैं अपने दुश्मन को हरा सकता हूं। और इसके लिए जो लुई 16 था, ये क्या करता है? ब्रिटेन को हराने के लिए अमेरिका के साथ मिलता है, अमेरिका के साथ जुड़ जाता है और मुख्य तौर पर अमेरिका को आर्थिक मदद देता है ना। इसके देश में खुद ही हालात खराब है, ये अपना खजाना खत्म कर चुका है, इसके देश की जनता परेशान है, देश में खुद ही आप देखते हैं कि इसके हालात खराब हैं, लेकिन ये दूसरे देश के फड्डे में क्या करता है? टांग अड़ाता है, और इसकी वजह से जो इसके अंदर, देश के अंदर जो हालात आते हैं वो और खराब हो जाते हैं, जनता में और गुस्सा बढ़ने लग जाता है कि एक तो हमारा वैसे ये ध्यान नहीं रख रहा, और जो एक लड़ाई है उस लड़ाई में देश को लेकर चला जाता है। आप देखते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा बात होती है जिससे ये साबित होता है कि अयोग्य शासक था। इसे लग रहा था कि ये इससे देश में इसकी वाहवाही होगी कि भैया हमने ब्रिटेन को हरा दिया, लेकिन इससे आप देखते हैं कि देश में कमजोरी आती है और मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि ये अपने देश को एक युद्ध की तरफ भेज देता है। देश के जो सारे संसाधन होते हैं वो अमेरिका को भेज देता है। अच्छा, ये जो अमेरिका लड़ाई लड़ रहा था, अमेरिका जो लड़ाई लड़ता है दोस्तों ब्रिटेन से आजाद होने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लुई 16 था वो पैसा भेजता है और सैनिक भी भेजता है। कितना पैसा भेजता है? आप देखते हैं कि इस लड़ाई में अमेरिका की मदद करने के लिए मुख्य तौर पर क्या होता है? जो फ्रांस था उस पर लगभग 10 अरब लिवे जो थे उसका भी कर्ज चढ़ जाता है ना। तो बड़े स्तर पर, क्योंकि जो लुई 16 था गलत नियम बना रहा था, गलत कानून बना रहा था, सिर्फ महल में रहा करता था, अपनी सनक की वजह से अपने आप को एक बड़ा राजा दिखाने के लिए वो अमेरिका की मदद करने की कोशिश करता है, और इस मदद करने के चक्कर में खुद ही उसके ऊपर क्या हो जाता है? आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है, और लगभग आप देखते हैं कि फ्रांस के ऊपर लगभग 10 अरब लिवे, ये जो फ्रांस की मुद्रा है उसका कर्जदार बन जाता है बड़े स्तर पर। और फ्रांस जो था दोस्तों, आपको दिखता है पहले से ही जो 2 अरब लिवे थे उसका कर्जदार था। तो फ्रांस के अंदर पहले से ही हालात बहुत ज्यादा खराब थे, और इस अमेरिका की आजादी की लड़ाई के चक्कर में फ्रांस के अंदर हालात और बदतर हो जाते हैं, और लगभग 10 अरब लिवे जो था उसका कर्जा फ्रांस के ऊपर बढ़ जाता है। और इन सभी, अब जब देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों संसाधन पूरे तौर पर खत्म हो रहे हैं, है ना, देश के अंदर जो संसाधन थे या फिर जो देश का खजाना था जिससे देश को चलाया जाता था वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। देश के ऊपर आप देखते हैं कि अब कर्जा पड़ चुका है, देश के ऊपर अब क्या हुआ है? कर्जा हुआ है। दूसरे क्षेत्रों से पैसा लेकर फ्रांस को लुई 16 चला रहा था, लेकिन आप देखें कि सही तरीके से तब भी नहीं चला
रहा था। और इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि अब कर्जा आ चुका था देश के अंदर और कर्जा पूरे देश पर आ चुका था, तो जो लुई 16 था वो क्या करता है, वो ये जो नुकसान हो रहा था इस नुकसान को कम करने के लिए क्या करता है, मुख्य तौर पर टैक्स को बढ़ा देता है। और याद रखिएगा टैक्स किन पर बढ़ाता है, सिर्फ और सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों पर। जी हां, आपको पता है कि फ्रांस के समाज में जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग थे उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ जो तृतीय स्टेट के लोग थे उन्हीं से पैसा लिया जाता था। अब देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं, देश में इतने जबरदस्त तौर पर देश की सरकार पर और जो राजा था उस पर इतना कर्जा बढ़ चुका था, देश के हालात बहुत ही बेकार हो चुके थे। अब इस स्थिति में पैसा बढ़ाने के लिए, खजाने को दोबारा से भरने के लिए राजा टैक्स बढ़ाता है, और ये जो टैक्स था सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता जो थी उसी पर लगाया जाता है। आप देखते हैं कि जो गरीब जनता थी, सिर्फ जो तृतीय स्टेट के लोग थे उन्हीं पर यह टैक्स लगाया जाता है, और जो तृतीय स्टेट के लोग थे वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो ये जो टैक्स बढ़ाया जाता है ना, इस बात से जो जनता थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि भैया जी अब नहीं, ये बहुत हो रहा है। एक तो सारा का सारा जो क्या होता है, देश को चलाने का दबाव है वो हम पर ही है, उसी के बाद तुम गलत नियम बना रहे हो, गलत फैसले ले रहे हो, देश को युद्ध में ले गए, तुम्हारी वजह से देश के ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया। अब जब ये कर्जा बढ़ा है तो इसको उतारने के लिए टैक्स भी आप हमसे ले रहे हो। इस वजह से जो तृतीय स्टेट के लोग थे उनमें बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि नाराजगी बढ़ चुकी थी। होता क्या है ना, नाराजगी तो बढ़ चुकी है, इस नाराजगी का क्या होगा, क्या जनता कुछ करेगी या सिर्फ नाराज होती रहेगी? नहीं दोस्तों, आप देखते हैं कि जनता करती है और बहुत बड़ा कारनामा करती है, और जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति घटित हो जाती है। होता क्या है, यहां पर एक कुछ और बिंदु यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो भी इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि फ्रांस के अंदर आप देखते हैं जो लोगों का जीवन था ना वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था दोस्तों, संघर्षमय हो गया था, या फिर लोगों का जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि सन 1715 में लगभग 23 मिलियन जो थी फ्रांस की जनसंख्या हुआ करती थी, है ना, तो लगभग 23 मिलियन जो लोग थे वो फ्रांस के अंतर्गत रह रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, एक सामान्य नंबर आपको दिख रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ जब क्रांति होती है, सन 1789 में जब क्रांति होती है, तो आप देखते हैं कि जो फ्रांस था उसकी पॉपुलेशन 28 मिलियन से भी ज्यादा आप देखते हैं कि हो जाती है। तो जो पॉपुलेशन थी, जो फ्रांस की जनसंख्या थी, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। क्या राजा लोगों को नौकरी दे पा रहा है? नहीं। क्या राजा सब लोगों को काम दे पा रहा है? नहीं। क्या राजा गरीबों का ध्यान रख रहा है? नहीं। जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उस जनसंख्या को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा, उस जनसंख्या को जीवन गुजारने के लिए काम नहीं मिल रहा। तो जनसंख्या के बढ़ने की वजह से भी जो तृतीय स्टेट के लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, और जब ये टैक्स बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई, तो जो तृतीय स्टेट के लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान आपको होते हुए दिखते हैं। जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से आप देखते हैं कि जो भोजन की मांग थी वो बढ़ती चली गई। भैया जी पहले कम लोग थे तो जितना कम संसाधन था उसमें जीवन गुजर जाता था, लेकिन अब लोग ज्यादा हो गए, उतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता, उतना ज्यादा अनाज की पैदावार नहीं होती, तो लोगों के बढ़ जाने की वजह से जब इन लोगों को अपना पेट भरने की जरूरत होती है तो उनको अनाज नहीं मिलता, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो जनता थी वो बड़े स्तर पर आपको दिखती है कि परेशान हो जाती है। और इसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि उसी समय जो मौसम था, आपको क्या दिखता है दोस्तों, जो मौसम था वो बहुत पवित्र हो जाता है ना। मौसम का मतलब क्या है यहां पर, कि जो उस समय जो बारिश हुआ करती थी, बारिश अच्छी मात्रा में नहीं हुई, और उसी वजह से जो अनाज का उत्पादन था वो बहुत ज्यादा मात्रा में आप लोग देखते हैं कि प्रभावित हो जाता है। एक तो पहले ही अनाज कम है, उसके बाद बारिश भी नहीं होती, इससे अनाज की जो पैदावार थी वो और कम हो जाती है, और उस समय महामारी यानी कि आप देखते हैं कि एक प्रकार की बीमारी भी फैलती है, तो जनता पूरे तौर पर परेशान है, बीमारी भी आ गई, और जो गरीब जनता है, जो तृतीय स्टेट की जनता है, वही इस बीमारी से सबसे ज्यादा परेशान होती है। उसी के साथ आप देखते हैं कि बारिश नहीं हुई, मौसम खराब हुआ, जिससे अनाज पैदा नहीं हुआ, गरीब जनता, तृतीय स्टेट की जनता ही परेशान हुई। तृतीय स्टेट की जनता पर ही टैक्स लिया जाने लगा, उनसे ही टैक्स बढ़ाकर उनसे मांगा जाने लगा, तो तृतीय स्टेट की जनता को सफोकेशन महसूस हो रही थी। वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, ये किस तरीके का राजा हमने बना दिया, ये किस तरीके का राजा हम पर शासन कर रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है। और उस वजह से जनसंख्या भी बढ़ी हुई थी, तो ना तो खाना मिल रहा है, ना ही अनाज की मिल पा रहा है, ना ही लोगों के पास किसी प्रकार का कोई काम था, और लोगों से टैक्स भी लिया जा रहा था। और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर क्या था कि लोगों पर महामारी यानी कि बीमारी भी आ गई थी, तो बड़ी परेशानियां हो गई थी, है ना। अब यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को आपको समझते जाना है। तो यहां पर अगर आप लोग देखें, जो हमारा फ्रांस था वहां पर मुख्य तौर पर क्या था, पाव रोटी, ये होता है ना दोस्तों, इसे पाव रोटी कहा जाता है, बन जैसे होता है ना। तो फ्रांस के अंदर जो मुख्य तौर पर लोग हैं आज के समय में भी और पहले समय में भी जो ब्रेड होता है या फिर जो पाव रोटी होती है उसको खाना पसंद करते हैं। अब फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखें, जो ये जो पाव रोटी थी इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? देखिए, एक तो अनाज खत्म हो गया था, है ना, अनाज खत्म हो गया था। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ी हुई थी, लोग ज्यादा थे, और आप देखते हैं कि अनाज कम था, है ना।
तो इसी वजह से जितना भी रोटी बनाई जाती थी, लोग ज्यादा थे, तो लोग किसी भी कीमत पर क्या थे, अनाज को खरीदने के लिए तैयार थे। और जो बनाने वाले थे, जो सामान को बनाते थे, जो रोटी को बनाते थे, वो बहुत ज्यादा पैसा बढ़ा बढ़ाकर रोटी को बेचने लगे, है ना। आप देखते हैं, क्योंकि जब भी किसी चीज को आप देखते हैं कि खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं और वो चीज बहुत कम होती है, तो उसकी कीमत बढ़ा बढ़ाकर उसको बेचा जाता है ना। ये पता है ना आपको। जी हाँ, जैसे आपने सुना होगा जो सोना है, गोल्ड है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। सोना बहुत महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं और है बहुत कम। पूरी दुनिया में जो गोल्ड है वो बहुत कम है, चाहिए सबको। इसी वजह से सोने की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और वो है बहुत कम, इसी वजह से उसका पैसा ज्यादा है। कुछ ऐसा ही फ्रांस में हो रहा है कि खाना तो सबको चाहिए ना पेट भरने के लिए, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, मांग भी ज्यादा है, लेकिन चीज कम है। और इसी वजह से जो बेचने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाव रोटी की कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इसी वजह से जो ये पाव रोटी थी, ये जो ब्रेड था, आप देखते हैं कि जो गरीब जनता थी उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो फ्रांस का आप देखेंगे जो एक गरीब मजदूर है, वो दिन भर मेहनत कर रहा है और दिन भर मेहनत करने के बाद जितना भी वेतन उसको मिलता है, जितनी भी सैलरी वो प्राप्त करता है, उसका क्या है दोस्तों, लगभग 70% जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ रोटी खरीदने के लिए चला जाता है। आप कल्पना करो कि आप फ्रांस में रह रहे हो और ये 1789 के आसपास का समय है, आप एक वहां पर मजदूर हो, आप काम पर जाते हो, शाम को आते हो, जितनी मजदूरी आपको मिलती है उसमें से लगभग 70 से 80% सिर्फ खाने में ही चला जाता है। क्या तुम्हारी कोई और ख्वाहिश नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास कपड़े हों? क्या आप नहीं चाहते कि आप कुछ और तीज त्योहार मनाएं, कुछ और जरूरतों को पूरा करें? तो जो कमाई थी लोगों की वो पूरे तौर पर सिर्फ अनाज को खरीदने में ही चली जाती थी। और बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास तो काम ही नहीं था, और इसी वजह से जिनके पास काम नहीं था वो तो अनाज को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए तो क्या था दोस्तों, भूखमरी की स्थिति हो गई थी। भूखमरी का मतलब क्या है कि वो भूखे मरने को आप देखते हैं कि परेशान हो गए थे। तो बड़े स्तर पर जो फ्रांस का आप देखते हैं कि समय था वो बहुत खतरनाक था। और मुख्य तौर पर ये सारी की सारी परेशानियां किन के साथ हो रही हैं दोस्तों? ये सारी की सारी परेशानियां जो तृतीय स्टेट के लोग हैं उन्हीं के साथ हो रही हैं। राजा आराम से बैठा हुआ है अपने महल के अंदर। प्रथम स्टेट के लोग, चर्च के लोगों को कोई मतलब नहीं है, उनको तो बस जनता को लूटना है। पादरी लोग भी आपको पता है टाइद नामक टैक्स लेकर लूट रहे हैं। अमीर लोग अपने आराम से जी रहे हैं। सिर्फ जो तृतीय स्टेट के लोग थे वही परेशान थे और उन्हीं के साथ ये सारी परेशानियां हो रही थी। और जो पाव रोटी खरीदने तक के लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोग भूखे मरने को तैयार थे। फ्रांस की गलियों के अंदर, फ्रांस की सड़कों के अंदर लोग भूखे मर रहे थे। क्या राजा ध्यान दे रहा था? नहीं। क्या चर्च ध्यान दे रहा था? नहीं। क्या कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग के लोग ध्यान दे रहे थे? नहीं। अब जब ऐसी स्थिति में जनता इतनी परेशान है, राजा ध्यान नहीं दे रहा, चर्च ध्यान नहीं दे रहा, और ये जो तृतीय स्टेट अमीर वर्ग के लोग हैं ये ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या होगा? जनता परेशान होती है और धीरे धीरे आप लोग क्या देखते हैं कि जनता बड़े स्तर पर आपको दिखता है कि दोस्तों क्रांति कर देती है। और क्रांति का आरंभ कब होता है? क्रांति का आरंभ होता है सन 1789 में, है ना। अब क्रांति में क्या होगा? क्या लुई 16 को राजगद्दी से हटा दिया जाएगा? क्या लुई 16 की कहानी खत्म हो जाएगी? इसके बारे में हमारा लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसके अंदर हम डिटेल से क्रांति की शुरुआत की पूरी कहानी उसको देखेंगे, फिर लुई 16 के साथ क्या होता है उसको समझेंगे, ठीक है। अब तक हमने फ्रांस का समाज, फ्रांस के समाज में सबसे ज्यादा जो परेशान था हमारा तृतीय स्टेट, और वो क्यों परेशान था, और लुई 16 किस तरीके से काम कर रहा था, किस तरीके से देश को लूट रहा था, गलत नियम कानून बना रहा था, उसके बारे में डिस्कशन किया है। बढ़े आगे, चलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर आप सभी के साथ मुख्य तौर पर क्या है, जो भी बिंदु अब तक पढ़े हैं उसको क्विकली रिवाइज करते हैं ताकि किसी के साथ कोई कंफ्यूजन या फिर कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं रहे, ठीक है। तो जो चीजें अब तक पढ़ी हैं एक बार उसको क्या कर लेते हैं, आपके साथ हम लोग क्विकली एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तैयार है? चलिए, सबसे पहले हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर समझा कि ये जो क्रांति है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। हम सभी को पता है कि जो क्रांति है उसका मतलब होता है विद्रोह, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग परिवर्तन भी कहते हैं। और ये जो परिवर्तन और विद्रोह है ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये यहां पर हमें एक देश है जिसका नाम है फ्रांस, इसके बारे में बताया जा रहा है। और ये जो फ्रांस नामक देश है ये कहां पड़ता है दोस्तों, ये यूरोप के अंतर्गत पड़ता है। और यहां पर मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि एक राज परिवार था, और इस राज परिवार को हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, बोरबोन वंश के नाम से यहां पर इसको देखते हैं कि पुकारा जा रहा था, है ना। और ये जो बोरबोन वंश का परिवार था इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य तौर पर क्या देखते हैं कि भैया जी एक राजा हुआ करता था, है ना। और उस राजा का नाम क्या था दोस्तों, उस राजा का नाम था लुई 16। याद है ना आपको, आपको इसको याद रखना है। और भैया जी वो कब राजा बना था, ये जो लुई 16 था ये सन 1774 में राजा बना था,
है ना। और उसके बाद आप देखते हैं कि राजा बन जाने के बाद ये जो लुई 16वां था ये बहुत गलत नियम बनाता है, बहुत गलत कानून बनाता है। इसी के साथ साथ हमने क्या देखा, इसी के साथ साथ हमने फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर जो वहां का समाज था उसको समझा, और हमने क्या पाया, जो फ्रांस का समाज था वो मुख्य तौर पर 3 ग्रुप में बटा हुआ था। सबसे पहला ग्रुप कौन सा था दोस्तों, सबसे पहला था हमारा प्रथम स्टेट, है ना। आप क्या देखते हैं, जो था हमारा सबसे पहले प्रथम स्टेट, है ना। और प्रथम स्टेट के अंदर जो हमारे लोग थे दोस्तों, आप क्या देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो हमारे लोग थे, जो चर्च या फिर जो धर्म का काम करने वाले लोग थे, वो इस ग्रुप के अंदर आते थे। दूसरा कहलाता था हमारा द्वितीय स्टेट, और द्वितीय स्टेट के अंदर जो आने वाले लोग थे वो मुख्य तौर पर कुलीन अमीर वर्ग के आने वाले लोग थे, जो अमीर लोग थे। और तृतीय वर्ग के अंदर कौन सा दोस्तों, तृतीय स्टेट जिसे कहा जाता था, इसके अंदर जितने भी हमारे किसान भाई थे, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि जितनी भी हमारी महिलाएं हुआ करती थी फ्रांस के अंदर मौजूद, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि फ्रांस में जितने भी मजदूर थे, उसी के साथ आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी व्यापारी लोग थे, उसी के साथ आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो सभी किसके भाग थे, ये सभी तृतीय वर्ग या फिर तृतीय स्टेट के भाग थे। और आप सभी को पता है कि फ्रांस के अंदर जो प्रथम स्टेट या फिर जो हमारा द्वितीय स्टेट था, इनसे किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जाता था। प्रथम स्टेट हुआ और द्वितीय स्टेट हुआ, इनसे किसी भी प्रकार का कोई कर या फिर टैक्स नहीं लिया जाता था। और क्या था, देश को चलाने के लिए मुख्य तौर पर जो देश को चलाने के लिए टैक्स था वो सिर्फ और सिर्फ तृतीय स्टेट, किसान, महिलाएं, मजदूर, व्यापारी, वकील और जो गुलाम थे उनसे लिया जाता था। अच्छा, सन 1774 में लुई 16 राजा बनता है, और राजा बन जाने के बाद ये बहुत गलत तरीके से क्या करता है, शासन करता है, और ये एक निरंकुश राजा होता है। निरंकुश राजा का मतलब भैया जी इस पर कोई भी रोक टोक नहीं होती, ये जैसा नियम जैसा कानून बनाना चाहता है वैसा बनाता है। और मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि ये अपने महल के अंदर ही रहता है, आलीशान जीवन गुजारता है, जनता के लिए, जनता से इसका कोई लेना देना नहीं होता, जनता परेशान होती है मुख्य तौर पर तृतीय स्टेट की, इसको कोई ध्यान नहीं देना होता। ये देश को क्या कर देता है, युद्ध की तरफ ले जाता है ना, कि ये क्या करता है, अमेरिका को आजाद कराने की कोशिश करता है, अमेरिका की मदद करता है, और अमेरिका को मदद करने के लिए पैसा उधार देता है। एक तो खुद ही देश में हालात खराब थे, अपने घर में कुछ खाने को नहीं, अपने घर में हालात खराब है, लेकिन दूसरे की मदद करने चला जाता है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जो फ्रांस था उसके अंदर ज्यादा कर्जा बढ़ जाता है, फ्रांस के अंदर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पहले से स्थिति फ्रांस की कमजोर थी, और ये जो अमेरिका की मदद करने की कोशिश लुई 16 करता है, इसकी वजह से पूरे तौर पर फ्रांस के अंदर हालात खराब हो जाते हैं, देश को चलाने का खजाना खत्म हो जाता है। खजाना को दोबारा भरने के लिए वो क्या करता है, अपने देश के अंदर टैक्स को बढ़ाना शुरू कर देता है। कौन, लुई 16। किन से लेगा टैक्स, वो टैक्स सिर्फ किसान, महिलाएं, व्यापारी से लेता है, लेकिन ये लोग तो पहले से ही परेशान थे, और ये जो टैक्स बढ़ जाता है इसकी वजह से ये और परेशान होते हैं। उसी के साथ पूरे का पूरा जो फ्रांस था वहां पर आप लोग देखते हैं कि जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है, और 23 मिलियन के आसपास आप देखते हैं 1789 में जनसंख्या पहुंच जाती है। जनसंख्या तेजी से पहुंची है, लेकिन लोगों के पास ना तो काम होता है, ना ही नौकरियां होती हैं, ना ही खाने को होता है। उसी समय जो मौसम था उसकी भी मार पड़ती है, बारिश बहुत कम होती है। उसी समय महामारी भी फैलती है फ्रांस के अंदर, जिस वजह से जो मुख्य तौर पर तृतीय स्टेट के लोग हैं उनका जीवन बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि दूभर हो जाता है। और इसी के साथ साथ आप देखें कि जनता परेशान थी, मगर जो लुई 16 था वो पूरे तौर पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, जनता को लूटने की ओर लगा हुआ था। समय गुजरता चला जाता है और समय आ जाता है किस चीज का, 1789 का। अब क्या होगा, क्या जनता लुई 16 के द्वारा लूटे जाने वाले टैक्स को दे देगी, क्या जनता इन सभी बातों को मानेगी, क्या होगा, इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने जिन बिंदुओं को पढ़ा था उसको हमने यहां पर समअप कर लिया, ठीक है। कौन था राजा, कैसा फ्रांस का समाज था, किस किस तरीके से टैक्स लिया जाता था, और हमने देखा कि 2 प्रकार का टैक्स था, एक कहलाता था ताइद और दूसरा क्या कहलाता था, टाइल, है ना। जो टाइल था वो राजा के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स था, और ये जो टाइद था ये कौन सा था दोस्तों, ये चर्च के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स था, ठीक है। चलिए अब जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्विज के सवाल करें, तैयार है? तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आपके साथ मुख्य तौर पर जो भी चीजें हमने इस चैप्टर से संबंधित इस लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी हैं उससे संबंधित क्विज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। रिवीजन कर लिया, बढ़ते हैं आगे। एक एक कर कुछ सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको टाइम मिलेगा, आप लोग कमेंट के अंदर जल्दी से अपने आंसर्स को बताइएगा। देखिए कि आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि स्टेट से आप लोग क्या समझते हैं। सबसे पहला है कि अलग अलग राज्यों को स्टेट कहते थे, दूसरा है कि धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता है, तीसरा है कि सीधे राज्य को दिया जाने वाला जो टैक्स या फिर कर होता है उसे स्टेट कहते हैं, या फिर फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। स्टेट से क्या अभिप्राय है ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन और जल्दी से आपको कॉमेंट में बताना है दोस्तों, ठीक है। जल्दी बताइए कि आपके हिसाब से यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बनता है, इसकी हम लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं दोस्तों, सवाल बहुत अच्छा है। आप सभी को पता है कि स्टेट से क्या अभिप्राय है कि जो हमारा फ्रांस है उसका जो मुख्य तौर पर आप सभी को जो समाज है वो आपको क्या बढ़ता है दिखता है, वो आपको 3 भागों में या फिर 3 ग्रुपों में बटा हुआ दिखता है। जो फ्रांस का सामाजिक विभाजन है उसी को स्टेट कहा जाता है। इसमें प्रथम स्टेट चर्च के लोग, द्वितीय स्टेट में अमीर यानी कि कुलीन लोग, और तृतीय स्टेट के अंदर जो हमारी महिलाएं, किसान, मजदूर, वकील, व्यापारी लोग शामिल हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल बताइए दोस्तों, द्वितीय स्टेट में कौन से लोग शामिल थे? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपके पेपर के अंतर्गत पूछा गया है। द्वितीय स्टेट के अंदर कौन लोग शामिल थे, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, पादरी, कुलीन वर्ग, व्यापारी या फिर किसान। जल्दी बताइए कि द्वितीय स्टेट के अंदर कौन लोग शामिल थे, पादरी, कुलीन वर्ग, व्यापारी या फिर किसान। देखते हैं कि कौन बच्चे या बच्ची इस आंसर को पेश करेगा। द्वितीय स्टेट के अंदर कौन लोग शामिल थे, जल्दी बताइए कमेंट करके आप लोग। जी जी जल्दी। तो द्वितीय स्टेट के अंदर आप सभी को पता है दोस्तों कि जो हमारी द्वितीय स्टेट थी उसके अंदर मुख्य तौर पर हमारा जो कुलीन वर्ग या फिर अगर आप लोग कहें कि जो अमीर लोग थे वो इसके अंतर्गत शामिल थे। क्या इनसे कोई टैक्स लिया जाता था? नहीं। आपका ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही बनता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है कि तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है कि इनमें से वो कौन है जो तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर आपको देना है। अदालती कर्मचारी, बड़े व्यापारी, किसान या फिर कुलीन वर्ग, इनमें से वो कौन है जो तृतीय स्टेट के अंदर नहीं आएंगे, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं और आपको जल्दी से सही जो ऑप्शन है उसको चूज कर लेना है दोस्तों कि इनमें से वो कौन है जो हमें तृतीय स्टेट में शामिल नहीं दिखेगा। जल्दी बताइए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हमारा तृतीय स्टेट है इसके अंतर्गत जो हमारे अदालत के कर्मचारी हैं यानी कि जो हमारे वकील लोग हैं वो सभी तृतीय स्टेट के अंतर्गत पूरे तौर पर आते हैं। उसी के साथ जो व्यापारी लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो भी तृतीय स्टेट के अंदर आते हैं। किसान लोग भी तृतीय स्टेट के अंदर आते हैं। आपको ढूंढना था कि कौन शामिल नहीं है। तो भैया जी ये जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, ये जो अमीर लोग हैं, ये तो द्वितीय स्टेट के अंदर आते हैं। आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये बिल्कुल आपको सही दिखता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? इनमें से वो कौन सा टैक्स है जो सीधे लिया जाता था राजा के द्वारा जनता से? ये आपसे पूछा जा रहा है। ताइद, टाइल, लिब्रे या फिर स्टेट। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इनमें से वो कौन सा टैक्स है जो सीधा, प्रत्यक्ष का मतलब होता है राजा के द्वारा सीधे जनता से लिया जा रहा था, चर्च नहीं लेता था, ये पूछा जा रहा है। अच्छा सवाल है। 4 ऑप्शंस हैं, तो फटाक से तपाक से आपको क्या करना है, अपने आंसर को हमारे साथ शेयर करना है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर था? ठीक है, सीधा कर था। जी जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या है कि इनमें से वो कौन सा टैक्स है जो प्रत्यक्ष कर यानी कि राजा के द्वारा सीधे लिया जाता था। और आप सभी को पता है कि ये जो हमारा टाइल है ना, ये जो हमारा टाइल है ये आपको क्या दिखता है दोस्तों, ये आपको राजा के द्वारा लिया जाने वाला क्या दिखता है, सीधा टैक्स दिखता है ना। टाइल जो है ये ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आपको पेश करना है। इनमें से वो कौन सा टैक्स है जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, जिसे धार्मिक कर भी कहा जाता है? तो फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर आप सभी को पता है कि जो चर्च था उसको ये अधिकार दिया गया था कि वो क्या कर सकता है, वो लोगों से धर्म के नाम पर टैक्स ले सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि उस टैक्स का नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, टाइल, ताइद, लिब्रे या फिर स्टेट, और जल्दी से आपको सही ऑप्शन बताना है। बताइए। चर्च के द्वारा जो लिया जाने वाला टैक्स है दोस्तों, उसके बारे में आपको अपने बिंदु, अपने विचार, अपने आंसर्स को हमारे सामने पेश करना है। तो बताइए कि इनमें से वो कौन सा कर है जो चर्च के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, जी हाँ, आप सभी को पता है जो टाइल है वो कैसा टैक्स था, वो राजा के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स था, जो एक परोक्ष यानी कि सीधा टैक्स था। वहीं जो टाइद टैक्स था ये एक धार्मिक टैक्स था और इसको चर्च के पादरी लोग जनता से वसूला करते थे। और किन से लेते थे? सिर्फ और सिर्फ जो हमारे तृतीय स्टेट के लोग थे ना, उन्हीं से लिया जाता था। ठीक है, तो ये हमने अपनी आज की क्लास के आपके साथ क्या किए हैं दोस्तों, जो हमारे क्विज के क्वेश्चंस हुए उनको देखा और इनके आंसर्स को देखा, और ये सभी सवाल आपके पेपर के अंतर्गत आए। जब आप पेपर में बैठेंगे ना, हाय ये सर ने पढ़ाया था यही आ गया, ऐसा आप लोग करते हुए जरूर दिखेंगे। बड़े आगे। चलिए, तो होमवर्क भी तो ले लो। ऐसा थोड़ी होगा कि पीडब्ल्यू परिवार आपकी मदद नहीं करेगा। हम आपको पूरे तौर पर तैयार कर रहे हैं कि आप अपनी क्लास के अंदर टॉप करें, अपने स्कूल के अंदर टॉप करें, ठीक है, अपने स्टेट के अंदर टॉप करें। इसके लिए होमवर्क भी तो करना पड़ेगा, और ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। अब आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हमें कहां मिलेंगे? इसके लिए जो हमारी पीडब्ल्यू ऐप है ना दोस्तों, वहां पर आपको जाना होगा, और आपका ये जो कोर्स है, कोर्स का नाम क्या है, उदय
है ना, ये आपको टाइप करना होगा UDAY, है ना। उदय को जब टाइप करेंगे तो आपको ये हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये हमने आपके बेहतरीन क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर 1 से रिलेटेड, इनके आंसर्स भी मौजूद होंगे तो उनको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इनके आंसर्स को कीजिए, क्विज को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, अपने आप को पढ़ाई के संदर्भ में मजबूत कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस रहे होमवर्क के तौर पर, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर ये जो होमवर्क के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको ऐप से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या कहते हैं दोस्तों, अब आपका थैंक यू कर लेते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो हमारी आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने आप सभी के साथ फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ हमने उसके पीछे की कहानी को देखा है कि फ्रांस का समाज कैसा था, फ्रांस का समाज कितने ग्रुप में बटा हुआ था, फ्रांस में कौन सा समाज है जो सबसे ज्यादा परेशान है, फ्रांस में कौन लोग हैं जो राजा से परेशान है, राजा कौन है, राजा किस तरीके से देश को चला रहा है, उसकी कहानी को हमने आपके सामने पेश किया है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको हमारी आज की क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, उसके अंतर्गत मुख्य तौर पर हम लोग आप सभी के साथ इस चीज का डिस्कशन करेंगे कि फ्रांस की क्रांति आखिर कैसे शुरू होगी। जैसे हमने बताया कि जनता तो परेशान है, जो हमारी तृतीय स्टेट की जनता है वो परेशान है राजा से, क्योंकि वो गलत गलत नियम बना रहा है। क्या होगा राजा लुई 16 का, क्या जनता जीतेगी या फिर राजा जीतेगा? क्या राजा जनता के आगे टिकेगा? क्या राजा जनता को पागल बना देगा, या राजा अपनी शक्तियां अपने पास रखेगा, या जनता देश के शासन को संभालेगी? इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपके साथ करेंगे डिस्कस। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, इस चैप्टर को बिल्कुल कहानी के तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोग जरूर कमेंट के अंदर हमारी ये जो क्लास है इसके बारे में बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। जो टाइम टेबल आपको बताया गया है उसके अनुरूप आप लोग अपनी क्लासेस को जरूर अटेंड करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। आप लोगों से मुलाकात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में से चैप्टर के। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।